तो हम बात कर रहे हैं किसके, स्थायी कार्यपालिका के बारे में, किसके, स्थायी कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम नौकरशाही के नाम से भी जानते हैं। अब स्थायी कार्यपालिका में कौन आता है या नौकरशाही में कौन आता है, जिन लोगों की क्या होती है, सरकारी नौकरी होती है। ये लोग प्रशासनिक कार्य में भाग लेते हैं, ठीक है, यानी कि प्रशासन का काम करते हैं। वैसे प्रशासन का काम देखा जाए तो कौन करती है, सरकार करती है। कौन सी वाली, जो हमारे द्वारा चुनी गई होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही बोलते हैं, उसके विषय में बात की जाएगी। तो कार्यपालिका में मुख्यतः देखो, जैसे हम जानते हैं कि राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, उसका मंत्रीगण आता है। मंत्रीगण मैंने कितना परसेंट बताया था, मंत्रीगण कितने प्रतिशत बनते, 15%। क्या 15% ही लोग क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। जो और 15% किसका, जो टोटल सीट है उसका, ठीक है। जैसे अभी टोटल सीट कितनी है, 550, तो 550 है, 550 का 15% निकाल लो, जितना रहेगा सिर्फ उतने ही मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। और नौकरशाही के अंदर में क्या, जो प्रशासनिक मशीनरी होती है या नौकरशाही के अंदर जो शामिल करते हैं, हम किसको करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करते हैं विशेषकर, ठीक है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नागरिक सेवा। अब नागरिक सेवा जैसे कि अपनी IAS वगैरह है, ठीक है, ये प्रशासनिक सेवा के अंदर आता है, ठीक है। नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। क्या करा है, जो नौकरशाही में होते हैं, जो सरकार होती है, नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी, कौन, स्थायी कर्मचारी, यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं, IAS वगैरह IPS वगैरह, वो क्या करते हैं, अधिकारी मंत्रियों की मदद करते हैं। क्या करते हैं, मंत्रियों की मदद करते हैं, किसमें, नीतियाँ बनाने में, किसमें, नीतियाँ बनाने में, ठीक है। भारत एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है। क्या भारत में क्या है, एक दक्ष, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर यह है क्या, एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी एम्प्लॉय है। लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। क्या, तटस्थ है। कड़वी दवाई है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से क्या है, तटस्थ है। राजनीतिक रूप से क्या, तटस्थ माने अलग, ठीक है। प्रजातंत्र में सरकारें आती है और जाती है, जैसे हमें पता ही है कि वोट डाला, सरकार आएगी या फिर जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की ये जिम्मेदारी होती है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियाँ बनाने में और उन्हें लागू करने में क्या करे, मदद करे। जैसे कि ऊपर वाली लाइन बताई थी, वही लाइन है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है कि जो प्रशासनिक मशीनरी होती है, प्रशासनिक अधिकारी, उनका काम क्या होता है, मंत्रियों का या सरकार का जो अस्थायी सरकार होती है उसकी मदद करना होता है, किसमें, नीतियाँ बनाने में, ठीक है, और उनको लागू करने में, ठीक है। जैसे कि अब कोई वो बना, कहते हैं कोई नियम, लॉ बनता है, जैसे ट्रैफिक रूल बनता है कोई नया, तो उसको कौन लागू करता है, मशीन वो तो करती है। फिर उसको लागू कौन करवाते हैं पूरी तरीके से, जो नौकरशाही होती है, स्थायी नौकरशाही, वो क्योंकि पुलिस कर्मचारी क्या करते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, जगह जगह पर लोगों क्या करते हैं, चालान काटते हैं। तो चालान काटता है तो लोगों को पता लगता है कि भाई ये भी क्या आ गया, एक नियम आ गया, ठीक है। तो फिर वो क्या, उस हिसाब से नियम के अनुसार चलते हैं। तो क्या करते हैं, वो नीतियों को लागू करने में और बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव। नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, कौन, अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि IAS जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। प्रांतीय सेवाएं, इसमें वो आता है, कहते हैं IAS से नीचे जो हर राज्य में होता है, जैसे IAS होता है, नहीं, जैसे IAS होता है वैसे ही होते हैं, ठीक है। इसे PCS बोलते हैं, ठीक है। और प्रांतीय सेवा में सरकारी सेवा, जो राज्यों में सेवाएं होती है सरकारी, वो स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का एक क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, क्या, जिसे हम UPSC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, UPSC के नाम से जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे UPSC के नाम से भी जानते हैं। ये UPSC का आयोग कहाँ पर है, अपनी दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है। शायद शाहजहाँ रोड है, कहाँ रोड है, शाहजहाँ रोड है, जहाँ पर ये इसका ऑफिस है, किसका, UPSC का। जितने भी UPSC के एग्ज़ाम होते हैं वो सब यही करवाती है,
जिसमें IAS IPS वगैरह आते हैं, वो यही करवाती है। ऐसे ही लोक सेवा राज्यों में भी होती है। जैसे ये IAS होती है वैसे ही, जैसे UPSC होती है वैसे ही PCS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PCS बोलते हैं। ये क्या होती है? राज्यों में होती है। कहाँ पर होती है? राज्यों में। ठीक है, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। क्या कहते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग। मैंने तुमको बताया था UPSC का जो अध्यक्ष होता है उसकी काम करने की उम्र कितनी होती है? 65 साल तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 वर्ष और 65 वर्ष। 6 वर्ष और 65, दोनों में से कोई भी जल्दी होगी तो वो रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। क्या है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है या अपदस्थ किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि जो इनका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि 65 साल, 65 वर्ष या फिर 6 साल। ठीक है। और उनको जो हटाया जाएगा किस हिसाब से जाएगा? जो न्यायालयों का जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो जज होता है, जिस तरह से उसको उठाता है उसी तरह से इसको भी हटाया सकता है। ठीक, उसी तरह से इसको हटाया जाएगा। ठीक है, जांच होगी इसके लिए। ठीक है, फिर हटाया जाएगा। लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता को आधार बनाकर की जाती है। ठीक है, क्या? लोक सेवकों की नियुक्ति किसे? दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर की जाती है। योग्यता और दक्षता कैसे पता लगती है? एग्जाम देते हैं, एग्जाम से अगर एग्जाम पास कर लिया तो आप में योग्यता है, नहीं करा तो फिर नहीं है आपके अंदर योग्यता। ठीक है। संविधान में पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है? समाज जो देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जैसे SC हो, ST हो या फिर OBC हो या फिर जनरल हो, सभी को क्या दिया गया? एक अधिकार दिया गया। आर्टिकल नंबर कितना बताया था मैंने? 16 बताया था शायद। ठीक है, जिसमें जो है सरकारी नौकरी के बारे में। ठीक है, इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, आर्टिकल 16.4 यानी कि अनुच्छेद 16.4 में बताया गया क्या क्या बताया गया? 16.4 में बोला गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जिसमें दलित आते हैं, SC आते हैं, उनको क्या एक आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, सरकारी जॉब के अंदर। अब बोला कि अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवा। अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन सी बताई है उसने? भारतीय प्रशासनिक सेवा बताई है और भारतीय पुलिस सेवा, जिसे IPS बोलते हैं। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, ऐसी केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवा, जिसे बोलते हैं IFS, फॉरेन सर्विस। ठीक है, और ऐसी भारतीय सीमा शुल्क है। ठीक है, ये वो होता है, कहते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, उसके लिए है भारतीय सीमा शुल्क। ठीक है, IFS तो हो गया विदेश वाला, फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। और इंडियन सीमा का होता है बॉर्डर, मतलब किसी टैक्स। आने में टैक्स लगेगा, हाँ, किसी को हाँ। सीमा शुल्क पड़ेगा। प्रांतीय सेवाएं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर आता है। ठीक है, और कर अधिकारी आते हैं। डिप्टी, देखो मेन तो ये होते हैं कौन से? IAS वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो प्रांतों में होते हैं, किस में होता है? प्रांतों, यानी कि राज्यों में जो होते हैं, जो राज्यों के से बनते हैं। मैंने बताया था ना कि अभी राज्यों में भी होती है और केंद्र में भी होती है। तो जैसे राज्यों में क्या होता है? PCS। तो PCS जितने भी होते हैं ये सब डिप्टी बनते हैं। क्या बनते हैं? डिप्टी बनते हैं। ठीक है, सारे क्या होते हैं? डिप्टी होते हैं इनके, यानी कि जो मेन होता है IAS, उसके नीचे काम करते हैं। ठीक है, तो डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी, जैसा भी IAS वाला बनेगा, जो IAS उसको कलेक्टर भी बोलते हैं। तो ये जो अब जो ये तो क्या, जो IAS बना ये तो केंद्र स्तर पर बना है। किस बना है? केंद्र से, क्योंकि इसने जो है परीक्षा दी है, कौन सी? केंद्र की परीक्षा दी है, यानी कि सिविल सर्विस का एग्जाम दिया, UPSC का एग्जाम दिया। अब जो डिप्टी कलेक्टर बनेगा वो PCS का एग्जाम देगा। किसका देगा? PCS का एग्जाम देगा, राज्यों के हिसाब से। ठीक है, सिविल सेवा को वर्गीकरण बताया गया, जैसे कि अभी मैं तुमको बताया। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय सिविल सेवा IPS के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। संघ लोक सेवा आयोग मैंने तुमको बताया ना, क्या? UPSE। ठीक है, किसी जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। क्या बोला है? किसी जिले का जिलाधिकारी। ठीक है, नहीं कलेक्टर। अभी तुम ऊपर क्या लिखा? डिप्टी कलेक्टर लिखा हुआ था ना, और यहाँ लिखा है कलेक्टर। ठीक है, तो जो कलेक्टर होता है उस जिले में क्या होता है? सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है, यानी कि उस जिले में सब कुछ उसी के अंडर में होता है। सब कुछ क्या होता है? उसी के अंडर। जब कभी एग्जाम वो कहते हैं, वो होता है, कहते हैं चुनाव वगैरह होता है, तो चुनाव की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। किसके ऊपर? कलेक्टर के ऊपर। कलेक्टर फिर नीचे बांट देता है उस जिम्मेदारी को। चुनाव आयोग। हाँ, जैसे सरकारें बांटती है किसको? शक्तियों को। ऐसी जो है डिप्टी कलेक्टर रहता है, वो भी क्या करता है? नीचे पावर को क्या करता है? बांट देता है, यानी कि काम को बांट देता है, कहने मतलब ये हो गया। ठीक है, और ये सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी होता है। किसका होता है? IAS स्तर का है। ठीक है, अब आता है पॉकेट वीटो। ये पॉकेट वीटो मैंने तुमको बताया था।
पॉकेट वीटो वही होता है जब राष्ट्रपति के पास क्या गया, साइन होने के लिए गया, राष्ट्रपति ने उसको क्या कर लिया, रख लिया, मैं तो साइन नहीं करूँगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता और संविधान के अनुच्छेद, ये लिखा है 3 ये 3 नहीं लिखा है, ये 111 लिखा है। ठीक है, 11 संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता। ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। क्या बोलते हैं इसको? पॉकेट वीटो। हाँ, पॉकेट वीटो बोलते हैं। ये अनुच्छेद 3 लिखा हुआ है, ये 111 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पॉकेट वीटो पता लग गया क्या है पॉकेट वीटो? राष्ट्रपति जो अपने बात जो वो आता है, क्या? कोई भी संदेश या संदेश या अनुमति नहीं वो, कानून पास होने के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास। तो उसे वो अपने पास रख सकता है अनुच्छेद 111 के तहत। हाँ, तो हम जेबी वो पॉकेट वीटो के बारे में बात करें। जब कभी राष्ट्रपति के पास कोई कानून पास होने के लिए आता है, यानी कि साइन होने के लिए आता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको साइन नहीं करता, अपने पास रख लेता, और ना ही उसको क्या करता, वो वापस लौटाता सोचने के लिए। मैंने बताया था ना, विचार करने के लिए लौटा देता है, और विचार करने के लिए उसने लौटा दिया, किसने? राष्ट्रपति ने। और राष्ट्रपति ने लौटा दिया और उन्होंने विचार कर लिया या विचार नहीं करा, फिर वापस उसको भेज दिया किसको? राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए। तो ऐसे में राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? वो साइन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या उसके खिलाफ क्या लग जाएगा? महाभियोग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? महाभियोग। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति को जब लगता है कि ये कानून जो है देश के खिलाफ है या किसी चीज़ के, मतलब उसको लगता है कि ये कानून सही नहीं है, तो वो क्या करता है, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता और अपने पास ही क्या कर लेता है, रख लेता है। तो ऐसे में वो क्या है, साइन नहीं, जब तक वो साइन करेगा नहीं तब तक क्या नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। अगर मान लो उसने कानून साइन भी कर दिए, लेकिन साइन करने के बाद उसने अपने पास से रख लिया, आगे वापस नहीं पहुँचाया, तो उसका मतलब भी क्या होगा? उसने साइन नहीं करे। उसका मतलब भी क्या होगा? उसने साइन नहीं करे, तो फिर वो कानून नहीं बनेगा। फिर अगला राष्ट्रपति आता है। ठीक है, अगला राष्ट्रपति आता है, वो उस पर साइन करे या ना करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? पॉकेट वीटो। जेबी पॉकेट वीटो भी बोलते हैं इसको, जेबी पॉकेट वीटो। ठीक है, कार्यपालिका से अभिप्राय तुमको पता लगी गया क्या है? ठीक है, क्या होती है कार्यपालिका? हाँ, जो सरकार के नियमों को क्या करती है? लागू करती है। अब हम बात करते हैं विधायिका के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? विधायिका के बारे में। विधायिका वैसे है क्या, मैंने तुमको बताया था, ये सरकार का ये भी क्या है, एक अंग है। ठीक है, विधायिका यानी कि विधान, क्या? विधान। तो विधायिका का मतलब जो विधान बनाती है, यानी कि कानून बनाती है। ठीक है, विधायिका में कौन कौन आता है? संसद आती है। कौन कौन संसद का, वैसे संसद के अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये किसके अंग है? संसद के अंग है। आगे देखते हैं विधायिका। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। ठीक है, यह राष्ट्रपति और 2 सदन, जो राज्य परिषद या राज्यसभा, जनता का सदन जिसे लोकसभा भी कहते हैं, ठीक है, से बनती है। जो लोकसभा है उसको निचला सदन भी कहते हैं। कैसा सदन? निचला सदन। और राज्यसभा को उचला नहीं, ऊपरी, उच्च सदन बोल सकते हो। ठीक है, और ऊपरी सदन बोल सकते हो। ठीक है, राज्यों में भी ऐसा होता है। ठीक है, राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल वहाँ पर, और यहाँ पर नाम थोड़ा सा अलग है। वहाँ क्या है? विधायिका, इधर क्या है? विधानमंडल। ठीक है, या विधानसभा। ठीक है, जैसे कि अब दिल्ली की विधानसभा में कितने वो है सदस्य है? दिल्ली की विधानसभा में 70 सदस्य हैं। क्या है? 70 सदस्य है। दिल्ली की विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद भारत के अंदर कहाँ पे है? देखो, सबसे ऊपर जाएंगे तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। ठीक है, लेकिन अभी तो जम्मू कश्मीर से दोबारा इलेक्शन हुए नहीं, तो इसलिए वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। फिर हम आएंगे अपने राइट हैंड की तरफ। ठीक है, तो राइट हैंड की तरफ आएंगे तो यूपी देखते हैं और फिर बिहार देखते हैं। ठीक है, नीचे जब आएंगे तो कर्नाटक और उड़ीसा, कर्नाटक आएगा, और तुम्हारा ये तेलंगाना आएगा। तेलंगाना किससे बना है? तमिलनाडु आएगा। ठीक है, 1 2 3। और फिर हम इधर की तरफ आते हैं, तो इधर की तरफ कौन सा है? राजस्थान में तो नहीं है। केरल नहीं, बस इतने में ही है शायद। कितने हो गए? 2, 1 ऊपर 3 राज्यसभा 5। एक तो वो होगी, कहते हैं जम्मू कश्मीर तो हटा दिया क्योंकि उसको है ही नहीं। तो एक तो बिहार, यूपी 2, तेलंगाना
तमिलनाडु 4 और एक कर्नाटक कर्नाटक 5। 5 है। ठीक है, अभी वैसे चैप्टर में बता देगा किस किस के अंदर मेरे अंदाज से बताना चाहिए चैप्टर के अंदर। लोकतंत्री शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक है। क्या? विधायिका का महत्व। हाँ, लोकतंत्री शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। क्यों होता है? लोकतंत्र में विधायिका का महत्व क्यों होता है? क्योंकि वो कानून बनाती है। हाँ, क्योंकि वो कानून आता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन। ठीक है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। मैंने तुमको बताया था ना कि जो है ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। हमारे संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, तो उसमें जो है 12-13-60 से अधिक देशों का जो है संविधान को देखा गया था, लेकिन 10 देशों के संविधान से हमने लिया है। ठीक है, तो उसमें से ब्रिटेन से क्या लिए गए? संसदीय प्रणाली ली गई। क्या? संसदीय प्रणाली ली है। सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे कि मैंने तुमको बताया, विधायिका यानी कि जो कानून आती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो न्यायपालिका कौन सी? न्यायपालिका कौन सी? न्याय करती है, जो न्याय करती है। इसमें कौन आता है? कोर्ट आते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अपनी जो जिला की कोर्ट आती है वो। ठीक है, जुडिशरी तो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, न्यायपालिका को ही बोलते हैं। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। किसका? विधायिका का द्वारा चुनाव जनता द्वारा होता है। चुनाव में कौन व्यक्ति भाग लेते हैं? कौन व्यक्ति लेते हैं भाग? 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, जिसकी उम्र 18 साल है या 18 से ऊपर है वो व्यक्ति। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? बताओ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो 18 साल जो वोट दे सके। जो 18 साल की उम्र में वोट। हाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से अभिप्राय यह है कि देश में रहने वाला वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 है या 18 से ज़्यादा है, उसे वोट डालने का अधिकार या अपना मत देने का अधिकार है। इसे बोलते हैं सार्वभौमिक मत अधिकार। ठीक है, मत माने क्या होता है? वोट। हाँ, मैं सोचा कि तुम सोचो नहीं, मत माने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करता है। क्या करता है? जनता का प्रतिनिधि, क्योंकि यह जनता किसी एक व्यक्ति को चुनती है ना, वो जीतता तो जनता का क्या बन जाता है? प्रतिनिधि बन जाता है। जनता ने उस व्यक्ति को चुना है, तो इसका मतलब ये है कि जनता ये बोल रही है कि भाई हमारी तरफ से जो निर्णय लेगा वो ये व्यक्ति लेगा। हमारी तरफ से क्या ये व्यक्ति निर्णय लेगा, हम इसको कहाँ भेज रहे हैं? लोकसभा में भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं? लोकसभा में भेज रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ है? हाँ, कानून का निर्माण करता है। इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। ठीक है, किसकी? लोकसभा, विधायिका की। ठीक है, विधायिका की क्या? बहस हो गया, प्रदर्शन हो गया, बहिर्गमन हो गया, बहिर्गमन संसद से बाहर चले जाना। ठीक है, प्रदर्शन हो गया, सर्वसम्मति। ठीक है, सर्वसम्मति मतलब हाथ ठोक कर देते ना, क्या भाई हाँ हम सहमत है। सरोकार और सहयोग आदि, हाथ से मारते हैं, ताली बजाते हैं, कुछ भी वो कर देते हैं। ताली बजाने तो नहीं है, पूरे डेस्क बजाते हैं खाली धड़। ठीक है, सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। संविधान के अनुच्छेद 76 कितना? 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया है। क्या? आर्टिकल नंबर 76, भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 76 में कहा गया है कि संसद में राज्यसभा लोकसभा के साथ साथ कौन होगा? राष्ट्रपति भी होगा। ठीक है, द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। पहला लाभ है किसका? द्विसदन का। क्वेश्चन आया हुआ है कि द्विसदन के लाभ क्या है। हमारे देश में 2 सदन है ना, राज्यसभा और लोकसभा, तो द्विसदन के लाभ क्या क्या है? पहला लाभ तो ये होगा कि समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित क्या मिल जाए? प्रतिनिधित्व मिल जाए। क्या मिल जाए? प्रतिनिधित्व मिल जाए, समुचित, यानी कि सभी राज्यों का, सभी लोगों का, सभी वर्गों का, इनका कोई ना कोई प्रतिनिधि का होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा लाभ क्या है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। क्या होता है? पुनर्विचार। कहीं से पास हुआ, कहीं से पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा, तो दूसरे सदन में फिर उसके बाद ऊपर दोबारा से क्या होता है? सोच विचार होता है, बहस होती है। ठीक है, तो यानी कि जो कानून बनता है उसके ऊपर 2 बार बहस हो जाती है। कितनी बार बहस हो जाती है? 2 बार बहस हो जाती है। तो इसका लाभ यह है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। क्या है ऊपरी सदन? राज्यसभा। इसे ऊपरी सदन क्यों बोलते हैं मैं तुमको बताया था, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति कितने साल का होता है? 30 साल का।
30 साल का होता है, और इसलिए लोकसभा इसको में 25। 25 साल का। ठीक है, देश का जो प्रधानमंत्री बन सकता है कम से कम कितनी उम्र का व्यक्ति बन सकता है, हाँ तो बताओ। 35 से देश का जो प्रधानमंत्री बनेगा एक व्यक्ति, तो उसकी कम से कम उम्र कितनी हो सकती है? 35 या 50 बताया था मैंने। 65। वोट लड़ने का अधिकार कितनी उम्र के व्यक्ति को होता है? 18 लड़ने का बोला, देने का नहीं बोला मैंने। वोट लड़ने का अधिकार 25 साल के व्यक्ति को। 25। तो जो 25 साल का व्यक्ति जीत गया तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? ठीक है, राज्यसभा का व्यक्ति सभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल जरूरी है, लेकिन देश में प्रधानमंत्री 25 साल की उम्र का कम से कम बन सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 30। 35। 35। 5 का गैप है। ठीक है, 25 साल लोकसभा का सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का बनने के लिए 30। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी चाहिए 35। ठीक है, और जो गवर्नर बनते हैं, राज्यपाल जो बनते हैं, उसमें भी 35 ही होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, हाँ, तो इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। किसके? राज्यसभा के। ये मैंने तुमको बताया था 250 सदस्य होते हैं। और इसके 12 सदस्य कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। देखो 250 सदस्य होते हैं, 250 में से 12 कौन चुनता है? राष्ट्रपति। तो कितने बचे? 10 घटाओ, 8 हो जाए 138, 248। पक्का? बस 2 घटाएगा तब जाकर 248 बचेंगे। अच्छा, हाँ, 12 घटाने हैं। घटा दो ना। हाँ, तो 10 और घटा दो। हाँ 10 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, हाँ, तो कितने बचेंगे? 48। अच्छा 48 नहीं है भाई, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखो 38। हाँ 138। ठीक है, तो 238 सदस्य बचेंगे। ठीक, 138 भी नहीं, 238। हाँ ठीक है, तो इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 को राष्ट्रपति चुनता है। और ये 12 जो चुने जाते हैं, ये किससे होते हैं? मैंने तुमको बताया था, जब इनको मनोनीत सदस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनोनीत सदस्य। मनोनीत का मतलब किसी के द्वारा चुनकर भेजा गया है, मतलब किसी द्वारा निर्वाचित किया गया है। ठीक है, निर्वाचित किया गया बोल सकते हो, चुना गया है कि भाई चले आओ, तुम्हारे को कोई वोट लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मनोनीत सदस्य। ये होना चाहिए या तो साहित्यकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साहित्यकार। साहित्यकार समझते हो किसे बोलते हैं? जो किताब वगैरह लिखता है। ठीक है, या तो फिर होता है विज्ञान, कोई वैज्ञानिक वगैरह हो। ठीक है, या फिर कोई हो कलाकार। क्या हो? कलाकार। कलाकार मतलब समझे ना, ये एक्टर वैक्टर, गाने वाने लिखता हो, गाने वाने गाता हो वो। ठीक है, समाज सेवा। किससे होना चाहिए? समाज सेवा। ठीक है, या फिर खेल से होना चाहिए। खेल से देखो अभी कौन से हमारे देश के मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते हैं? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बोलते हैं। तो खेल से ही बने थे। कौन? राज्यसभा के सदस्य बने थे। कौन? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो इन क्षेत्रों से लिया जाता है। अब बोला कि जो इसका जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। किससे द्वारा? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। अप्रत्यक्ष इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो भाग लेते हैं, इस चुनाव में जो भाग लेते हैं, वही व्यक्ति भाग लेते हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। जनता खुद नहीं भाग लेती इसके अंदर। क्या? जनता खुद भाग नहीं लेती इसमें। जनता के द्वारा चुने गए जो व्यक्ति होते हैं वही भाग लेते हैं। जो माने वोट डालने का अधिकार किसको होता है? जो एमएलए वगैरह होते हैं, क्योंकि राज्यसभा जो बनती है वो एमएलए से बनती है। किससे बनती है? एमएलओ से बनती है। राज्यसभा के प्रत्येक राज्यसभा से कुछ सदस्य जाते हैं, कहाँ पर? राज्यसभा में जाते हैं। तो सारे सदस्य किसके होते हैं? एमएलए होते हैं। सारे एमएलए से मिलकर बनी होती है। कुछ सदस्य लोकसभा के भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सर उसी से होते हैं, लेकिन कुछ हो सकते हैं। इसका प्रावधान कर रखा है कि लोकसभा के भी सदस्य, मतलब लोकसभा से भी भेजे जा सकते हैं उसके अंदर। वैसे लोकसभा से नहीं ऐसा, अगर लोकसभा से भेज दिया जाएगा तो जो है सदस्य वहाँ पे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था? हाँ, अब ये अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इनको चुना जाता है। किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष। जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली में से सिर्फ 3 व्यक्ति ही यहाँ पे जाते हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में कितने व्यक्ति जाते हैं दिल्ली से? 3 व्यक्ति है। कितने? 70। विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 70 है। 70 में से सिर्फ 3 जाते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि उन्हीं में से जाए विधानसभा में से। वो क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में। अगर उसमें से ही जाता है, किस में से? राज्यसभा, उसमें से ही कहते हैं, अगर विधानमंडल में से ही जाएगा कोई व्यक्ति, कहाँ पर? राज्यसभा में जाएगा, तो उसको अपने जो है एमएलए का पद छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एमएलए का पद छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि हाँ, अगर एमएलए जाता है तो ऐसा होता है कि अगर
वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे बाहर के व्यक्ति को भेजते हैं जिन पर उनको क्या होता है, विश्वास होता है। बाहर के व्यक्ति को क्या करते हैं, उसमें किसी में राज्यसभा में भेज देते हैं, उसको सांसद बना देते हैं बाहर के व्यक्ति को, ठीक है। और इनका जो निर्वाचन होता है कितने साल के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। मैंने तुमको यही बताया, ठीक है। और तुमको मैंने ये भी बताया था कि प्रत्येक 1/3 सदस्य, ठीक है, 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद बदल जाता है चेंज होता है ना। चेंज होता हाँ, तो 1/3 कितने देंगे, 250 के 250 के 1/3 3 से भाग कर लो। 1/3 हाँ, 3 से भाग कर लो, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, तो यानी कि 83 बन रहे हैं। कितने बने, 83। तो 83 लोग होते हैं या सदस्य होते हैं जो हर साल, हर 2 वर्ष बाद क्या होता है, बदलते हैं। जैसे जिसका 6 साल पूरे हुए वैसे ही वो क्या जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन 6 साल कैसे, हर 2 साल बाद किसी न किसी के 6 साल पूरे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला था कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होता है, चुनाव वहाँ से खाली हो जाते हैं और उनकी बदली फिर नए बंदे आते हैं। वैसे तो उसी को ही भेजा जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं भेजा, उसी को भी वापस भेजा जा सकता है, लेकिन चुनाव होगा उसके लिए भी। क्या होगा, चुनाव होगा। जो नए आएंगे वो भी मतलब वो चुने हुए आएंगे। हाँ, चुन के ही आएंगे, ऐसे बिना चुने नहीं आ सकते। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट, जैसा अपना द्वितीय सदन कौन सा है, लोकसभा, ठीक है। अमेरिका के द्वितीय सदन में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। किसको, प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है। यानी कि जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ की सीट ज़्यादा होगी, और जहाँ पे कम सीट, जहाँ पे कम जनसंख्या होगी वहाँ की सीटें कम होगी। यूपी की ज़्यादा। हाँ यूपी की। यूपी में 80 सदस्य हैं जो लोकसभा में जाते हैं और 30 सदस्य हैं जो राज्यसभा में जाते हैं यूपी से। इसलिए बोलते हैं, भारत की राजनीति में बोलते हैं कि जिसने यूपी जीता उसने इलेक्शन जीता, इसलिए बोलते हैं। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए क्या क्या, नंबर 1 जो सरकारी कर्मचारी के लिए चाहिए वही, सीधी सी बात है। बस इसमें क्या जोड़ दो, राज्यसभा के 30 साल जोड़ दो। नंबर 1 वो भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिवालिया ना हो, ठीक है, और उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, 30 ठीक है। इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें 2 ही दिख रखे हैं, लेकिन हमने लाभ के पद हाँ, पे ना हो। लाभ के पद पे ना हो, ठीक है। और क्या, और वो है वो अपना जैसे कि उसके पास कोई सरकारी जॉब हो, उसे वो बोल दिया दिवालिया। दिवाली ऐसी। नहीं वो दिवाली, सरकारी जॉब वाला दिवाली नहीं होता, वो लाभ के पद होता है। क्या हो, वो लाभ के पद पर ना हो, ना ही दिवालिया हो, ना ही जो है पागल हो, ना ही जो है 30 साल से कम हो, और एक मेन बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 1951 के जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। ये भी एक और बात जोड़ दी। देखो, चुनाव हो रहा है तो चुनाव में सिर्फ वही व्यक्ति भाग ले सकता है जिसका निर्वाचन प्रणाली मतदाता सूची में नाम होता है। जिसका क्या, मतदाता सूची में नाम होता है, वही व्यक्ति क्या लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा का हो, किसी का भी हो, ठीक है। अगर उसका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फिर वो कैसे बनेगा। तो एक ये भी जोड़ सकता है कि उसका मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। किसका, जो राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहा है। राज्यसभा का बनने जा रहे हो या लोकसभा का बनने जा रहे हो या राष्ट्रपति बनने जा रहा हो, कुछ भी, तो उसके लिए जरूरी है क्या, वो मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। अब वित्तीय शक्ति बताई गई है, ठीक है। वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकती है। क्या, 14 दिन तक विचार कर सकती है वित्त विधेयक पर। वित्त विधेयक को पेश करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को ही होता है, और लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वही ये बताता है कि ये वित्त विधेयक है या नहीं। वित्त विधेयक को सबसे पहले वहीं पेश किया था, कहाँ पर, लोकसभा में। राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। लोकसभा में पास होने के बाद फिर भेजा जाता राज्यसभा में, और राज्यसभा इसको मना नहीं कर सकती। क्या, इसको मना नहीं कर सकती। बस इसके ऊपर किसके ऊपर, वित्त विधेयक के ऊपर सिर्फ सोच विचार कर सकती है, हाँ ठीक है, गलत है, कुछ जो है सिफारिश कर सकती है कि इसमें से ये हटा दो, ठीक रहेगा।
लेकिन वो उसमें से बदलाव नहीं कर सकती। और कानूनों में क्या कर सकती है, वो बदलाव कर सकती है, उसका विरोध कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन वित्त विधेयक का नहीं कर सकती। और 14 दिन बाद क्या होता है, वो अगर उसने पास नहीं करा तो वो अपना आप ही पास हो जाएगा। वित्त विधेयक क्या होगा, 14 दिन बाद अपने आप ही पास हो जाएगा। कहाँ पर, जब राज्यसभा में पड़ा हो, जब वो, ठीक है, जब राज्यसभा में उसको पेश कर दिया तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अपनी बातें बतानी पड़ती है, नहीं बताई तो अपने आप ही वो पास हो जाएगा, ठीक है। वरना कोई दूसरा विधेयक होता तो उस पर फुल तगड़ी बहस चलती है, ठीक है। 6 महीने तक कम से कम बहस, मतलब 6 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक बहस चलती है। 6 महीने बाद अगर नहीं रिजल्ट निकला उसका तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है आर्टिकल नंबर 108 के अनुसार। कैसी बैठक, संयुक्त। अभी संयुक्त बैठक का मतलब क्या होता है, जिसमें यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ होते हैं। जैसे स्कूल जब परेड ग्राउंड होता है तो परेड ग्राउंड में क्या होता है, सारी क्लासें बैठी होती है ना, ऐसे ही होता है। तो सारी की जो है, सारे जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य एक साथ मौजूद होते हैं, फिर उस पर जो है विचार किया जाता है, फिर वोटिंग की जाती है, वोटिंग होगी, पास हो गया तो पास, फेल हो गया तो फेल। अब बोला कि संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ किसकी शक्तियों की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की शक्तियों की बात कर रहे हैं। पहली थी क्या, वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकती है, पहली शक्ति ये थी। दूसरा, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, यानी संविधान में क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है। बदलाव के लिए तुमको बताया था कि कहीं भी पेश किया जा सकता है, संविधान संशोधन बिल कहीं भी पेश किया, राज्यसभा लोकसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। प्रशासनिक शक्तियाँ, मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं। क्या, प्रशासनिक शक्तियाँ, मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं। ये बोल सकते हो कि राज्यसभा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किनसे, मंत्रियों से और उनके विभागों से, ठीक है। क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो राज्यसभा से भी होते हैं और लोकसभा से भी होते हैं, दोनों उससे होते हैं, दोनों सदन से होते हैं। अब आता अन्य शक्तियाँ। राज्यसभा उसमें भाग लेती है, किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में, लेती नहीं लेती, राज्यसभा, हाँ, राज्यसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के एमएलए भाग लेते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा क्या करती है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें भाग लेती है। दूसरा, उपराष्ट्रपति का जब क्या होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तब भी उसमें भाग लेती है, ठीक है। 2 शक्तियाँ तो ये बता दी, और संविधान संशोधन बता दिया, ठीक है, संविधान संशोधन। और आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाना, ये भी दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है। दोनों सदनों की अनुमति क्या है, जरूरी है इन विषयों पर भी। किस पर? नंबर 1, आपात स्थिति की घोषणा, मैंने तुमको बताया था ना, संविधान संशोधन होता है 1946 में, 78वां संविधान संशोधन होता शायद। तो उसमें बोला गया था कि जो आपातकाल की जो शक्ति है, मतलब आपातकाल तभी घोषित किया जा सकता है जब मंत्रीगण इसके बारे में सलाह दे। क्या दे? मंत्रीगण इसके बारे में सलाह दे। तो उसका मतलब मंत्रीगण ने सलाह देने का मतलब यह है कि वो लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, उस पर क्या होगी, बहस होगी पूरी, ठीक है, ठीक है। और लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। क्या? लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, क्योंकि बताओ क्योंकि लोकसभा राज्यसभा संसद का निम्न सदन, हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें कम सदस्य है, नहीं, हाँ, कम सदस्य है, ज़्यादा सदस्य उसके अंदर 552 हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो 550 वो है, 552 हो सकते हैं, 550 है अभी। और अब उसमें संविधान संशोधन कर दिया गया है, और जो है 552 की बदली सीटें कम कर दी गई है, 550 कर दी गई है। 2 सदस्य वो थे, जैसे बोलते हैं एंग्लो इंडियन, क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन, वो 2 सदस्य होते थे। और उनको जो है वो उन 2 व्यक्तियों को चुना जाता था जिनके पेरेंट्स इंग्लैंड के थे। किसके थे? इंग्लैंड के थे, लेकिन आज़ादी के बाद वो भारत में रहने लग गए थे, ठीक है। तो उनको एंग्लो इंडियन कहा गया है। एंग्लो माने अंग्रेज, इंडियन माने भारतीय, ठीक है, हाँ। तो अब बोला कि इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं,
ठीक है। अब 550 उसी बात को लेकर बता रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। वर्तमान में लोकसभा के, क्योंकि उन दो को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो उस 2 सीटें खत्म कर दी गई वाली, तो इसलिए 550 बचे। वर्तमान में कहाँ पे 3 है, 43 है ये। हाँ, हाँ, तो उसमें 2 हटा दिए तो 3 थे। 552 हो सकते थे, अच्छा, अब हाँ 2 घटा दिए तो 550 हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। अभी 543 है, समझ रहे हो, अभी 543 है। वर्तमान में लोकसभा के 543 सदस्य हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। क्या बोला, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, प्रत्येक एमपी का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का, 5 साल का। 5 साल बाद वो अपने आप ही हट जाएगा। खत्म हो जाता है और फिर दोबारा चुनाव होते हैं, ठीक है। परंतु इससे पहले भी भंग की जा सकती है लोकसभा, इससे पहले भी क्या की जा सकती है, भंग की जा सकती है। जब वो मर जाए। देखो ऐसा होता है, राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री जब मरता है तो एक तो तब वो तो उसका मंत्रीगण खत्म हो जाता है। क्या होता है, मंत्रीगण खत्म हो जाता है, ऐसे में दूसरे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है, ठीक है। और मैं किस बारे में बात करता, मैं भंग के बारे में बात करता, भंग के बारे में। तो भंग का मतलब जैसे होता है कि जब कभी राष्ट्रपति, मतलब जो सरकार होती है, सरकार को 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। अब सरकार को लगता है कि अभी हमारी हवा है, अभी क्या है, हमारी हवा है, तो सरकार क्या करती है कि जो समय होता है 5 साल से पहले ही राष्ट्रपति को बोल देते कि आप जो है चुनाव दोबारा करवाइए, क्या करिए, चुनाव दोबारा करिए, आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। तो वो लोकसभा क्या कर देता है, भंग कर दिया। तो 5 साल से पहले हो गई भंग, है ना। और जब वो करता है ऐसे भंग। भंग का मतलब वो कर देता है कि भाई लोकसभा खत्म की जाती है, ऐसे बोलता है लिखत में रूप से। और जब कभी अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो जाता है, मंत्री के खिलाफ क्या किया जाता है, मंत्रियों के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो ऐसे में भी क्या है, भंग हो जाती है, ठीक है। फिर दोबारा चुनाव होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। क्या है, लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। क्या, इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। अब ये कार्यपालिका को हटाने की शक्ति का मतलब क्या है, अविश्वास प्रस्ताव जो पारित किया जाता है वो यही होता है। कार्यपालिका को उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो कार्यपालिका कौन होती है, जो मंत्रीगण होता है उसी को बोलते हैं। जब अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो वो हट गई। और अविश्वास प्रस्ताव कैसे पारित किया था, वोट डाला था, उसके लिए भी वोट अगर उनके खिलाफ आ गया तो वो हटना पड़ता फिर तो, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी इनके पास होती है। किसके पास, लोकसभा के पास। लोकसभा के पास और भी शक्ति है, जैसे कि विधान कहते हैं, जो अभी हमने राज्यसभा में बात करी थी ना, कौन सा, कि भाई विधेयक पास होता है किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। चुनाव में भाग लेती है, किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और वो प्रस्तुत कर सकती है उसे, किसे, वो एक आपने बोला था ना कि उसी को हक है, मतलब उसे बताने का, प्रस्तुत करने का। और वो तो विधेयक की तो बात बोल रहा हूँ। विधेयक सिर्फ वही पेश कर सकती है, कौन, लोकसभा, हाँ, ठीक है। और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार सिर्फ इन्हीं को होता है, किनको, लोकसभा को। और चुनाव वाला मैं बता दिया, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हाँ। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट का जज होता है, उनको अगर हटाया जाता है तो उसके लिए भी वोट इसमें डलते हैं, लोकसभा में डलते हैं, राज्यसभा में, दोनों में डलते हैं। लेकिन भाग तो ये भी ले रही है, हमें शक्ति बताया नहीं है, तो शक्ति से मतलब ये भी आगे भाई ये भी भाग ले, तो इसकी शक्ति ये भी है, ठीक है। और जब कभी आपातकाल लगाया जाता है तो उसके लिए भी इसमें चुनाव होता है ना। और संविधान संशोधन जब किया जाता है तब भी इसमें होता है ना। अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तब भी इसके अंदर होता है। तो ये सारी क्या है, शक्तियाँ इसकी, ठीक है। अब संसद के प्रमुख कार्य बताया गया, संसद के प्रमुख कार्य। अब संसद का मतलब है दोनों के काम पूछे गए। नंबर 1 कानून बनाना, ठीक है। दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। अब दोनों का मेरा यहाँ ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि दोनों का मतलब कि दोनों ही वो काम कर रही हो। देखो संसद का मतलब है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों आती है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा कार्य हो जैसे राज्यसभा करती हो, है तो संसद का कार्य वो, क्योंकि संसद में कौन आता है, राज्यसभा भी आती है।
संसद में कौन आता है? लोकसभा भी आता है। तो ऐसा कोई कार्य हो सकता है जो सिर्फ राज्यसभा करती है, ऐसा कोई कार्य हो सकता है जो सिर्फ लोकसभा कर सकती है, और ऐसा कोई कार्य होता है जो सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। तो हमें तो संसद के कार्य बताने हैं, तो संसद में तो 3 भाग आते हैं, तो हम 3 भाग के बता सकते हैं काम। ठीक है, तो नंबर 1 कानून बनाना दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, कार्यपालिका बने इसमें भी दोनों भाग लेते हैं। वित्तीय कार्य या बजट पास करना, इसमें भी दोनों भाग लेते हैं। संविधान संशोधन, इसमें भी। निर्वाचन संबंधी कार्य, ठीक है, इसमें भी। न्यायिक कार्य में भी यही आती है। और प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व भी आते हैं। हाँ, बहस का मंच होता है, ये क्या होते हैं? बहस का मंच मतलब बहस की आती है। ठीक है, वो सांड वाली बहस नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, कहीं तुम वो सोचो सांड वाली बहस। हाँ, क्या? किसी मुद्दे को लेके हाँ, वो वाली बहस है ये। ठीक है, तुम कहीं वो 2 सींग वाली बहस समझो। ठीक है, तो बहस का मंच है। विदेश नीति पर नियंत्रण, किस पर नियंत्रण? विदेश नीति पर नियंत्रण। विचारशील कार्य, देखिए विचारशील कार्य में विचार करती है, वो भी इसी में आता है। ठीक है, लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है। कौन? लोकसभा। सिर्फ लोकसभा को ही ये अधिकार है। कौन सा? धन विधेयक को प्रस्तुत करने का। मैंने तुमको बताया भी है पहली बार। ठीक है, पहले ही बताया था कि धन विधेयक को सिर्फ कहाँ पर? लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और उसे संशोधित करने का अधिकार भी सिर्फ किसके पास होता है? लोकसभा के पास होता है। उसे अस्वीकार करने का भी अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा। राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं कर सकती, ना ही पेश कर सकती। ठीक है, वो सिर्फ उसके बारे में विचार दे सकती है। अब बोल सकती है कि भाई आप ये और कर लो इसके अंदर। ना तो वो क्या कर सकती है? अस्वीकार कर सकती है, ना उसमें संशोधन कर सकती है, ना ही उसको पेश कर सकती है। कौन? राज्यसभा। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या बोला? मंत्रिपरिषद केवल किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, राज्यसभा के नहीं। बेशक जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन ये उत्तरदायी होती है सिर्फ और सिर्फ किसके? लोकसभा के प्रति। यानी कि लोकसभा ही इनसे प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, क्या? लोकसभा ही इनसे प्रश्न पूछ सकती है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम कैसे हुआ, कब हुआ, ये। ठीक है, विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप अनुच्छेद 107 से 112। ठीक है, 107 से 112 के बारे में बात कर रहे हैं। देखो 107 से 112 में इसमें 108 भी आ गया। 108 मैंने बताया था ना भी क्या था? 108 क्या था? 108 वो था संयुक्त बैठक। हाँ, जो लोकसभा और राज्यसभा। अगर किसी कानून के ऊपर दोनों की बहस होगी तगड़ी, और वो दोनों में से एक सदन से पास हो गया, दूसरे सदन से पास नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होता है? अगर 6 महीने से ज़्यादा होते हैं तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, सभी सदस्य एक साथ होते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य होते हैं। फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है। क्या होती है? वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद अगर वो पास हो जाता है तो वो बिल क्या हो जाएगा, यानी कि विधेयक क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अगर वो बिल फेल हो गया तो वो फिर फेल हो जाता है। ठीक है, मोस्टली केस क्या होता है कि वो पास ही होता है, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा सदस्य होते हैं। किसमें? लोकसभा में ज़्यादा सदस्य होते हैं, तो इसलिए वो पास हो जाता है। और लोकसभा में सिर्फ उसी के सदस्य ज़्यादा होते हैं किसके? जिसकी पार्टी होती है। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आता है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जिनको सिर्फ एक मंत्री ही पेश कर सकता है। क्या? जिनको सिर्फ मंत्री ही पेश कर सकता है। किसको? सरकारी विधेयक को। और गैर सरकारी को संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सरकार का सदस्य हो। ठीक है, संसद का कोई भी सदस्य है। संसद में कितने सदस्य हैं? 200 तो 250 तो वहाँ पर है राज्यसभा में, और 250 यहाँ पर है। लेकिन अभी तो फिलहाल 243 543 इसके अंदर है। किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। अब हो सकते हैं कितने? 550। पहले 52 थे, अब उसको 50 कर दिया गया है। ठीक है, तो संसद का कोई भी सदस्य गैर सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है। ठीक है, अब बोला कि जो मंत्री द्वारा पेश किया जाता है उसमें बिल बताए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है धन विधेयक। ठीक है, दूसरा होता है साधारण विधेयक, तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। क्या? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को भी कौन पेश करेगा? एक मंत्री ही पेश करेगा। क्या? एक मंत्री ही पेश कर सकता है और कोई पेश नहीं कर सकता। कोई भी साधारण विधेयक हो उसको भी वही पेश करेगा। और हाँ, धन विधेयक जो है पर वो लोकसभा करती थी। हाँ, तो वही तो बात कर रहा है। वो बोला कि धन विधेयक सिर्फ मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाएगा? वो तो मैंने तुमको बताया कि वो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। मैंने क्या बोलता कि जो मंत्री होती है, मंत्रीगण होता है, उसमें राज्यसभा से भी सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा से जो सदस्य होगा वो धन विधेयक को कहाँ पेश करेगा? वो लोकसभा में पेश करेगा, राज्यसभा में पेश नहीं करेगा।
मानते हैं कि वो राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन अगर धन विधेयक अगर वो पेश करता है तो कहाँ करेगा, लोकसभा में पेश करेगा। ठीक है। अब बता गैर सरकारी विधेयक, संसद का कोई भी सदस्य इसको पेश कर सकता है। अब इसमें बताया साधारण विधेयक, ठीक है, और संविधान संशोधन विधेयक। भाई सच। अब हम बात करते हैं प्रक्रिया, किस पर, प्रक्रिया, यानी कि किसी विधेयक को पेश किया जा रहा है, ठीक है, क्या क्या होता है। पहले होगा प्रथम वाचक, क्या होगा, प्रथम वाचक, यानी कि थोड़ी सी बहस होगी, उसके बाद फिर दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। अब किसका फोन आ गया यार, हाँ, तो प्रथम वचन, फिर द्वितीय वचन हो गया, ठीक है, समिति स्तर पर होता है, ठीक है, समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। पहले का मतलब कहना प्रथम वाचक में होता है कि समिति बनती है, समिति में उस पर बात की जाती है किसी भी कानून पर, फिर जो है समिति बनाई जाती है उसके उस पर, फिर समिति बनाने के बाद वो समिति का रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। फिर तृतीय वचन होता है, मतलब उसको बहस की जाती है, ठीक है। फिर दूसरे सदन में प्रक्रिया चालू होती है, उसके बाद वहाँ से पास हो गया, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, किसके पास, राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए। एक एक करके जाता है। हाँ, ये 6 तरीके बताए गए, 6 स्तर बताए गए, स्टेप्स कैसे कैसे होता है। नंबर 1 प्रथम वाचन होता है, ठीक है, प्रथम वाचन, फिर उसके बाद समिति बनाई जाती है, ठीक है, द्वितीय वाचन समिति, ठीक है, फिर उस पर रिपोर्ट बनती है जो भी बहस हुई है उस पर, फिर तृतीय वाचन होता है, फिर दूसरे सदन में उसको पेश किया जाता है, ठीक है, दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया चलती है शायद, और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति चाहे तो फिर उसको क्या करे, अपने पास रखे, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज दे, ठीक है, पुनर्विचार के पास भेज दिया तो फिर क्या करेगा, राष्ट्रपति को फिर साइन करने का, ठीक है, फिर तो वो बन जाता है, ठीक है। संसदीय नियंत्रण के साधन, क्या बोला है, संसदीय नियंत्रण के साधन, यानी कि संसद को पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। नंबर 1 बहस और चर्चा के द्वारा, किसके द्वारा, बहस और चर्चा के द्वारा। अब बहस और चर्चा में क्या करता है, एक तो प्रश्नकाल आता है, क्या आता है, प्रश्नकाल, एक आता है शून्यकाल, और एक आता है स्थगन प्रस्ताव। प्रश्नकाल ये मेरे अंदाज से शायद 9 से 11 बजे तक चलता है, 9 से 10 से 11 सुबह के। हाँ। फिर शून्यकाल आता है, ठीक है, शून्यकाल चलता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, क्योंकि 12 बजते क्या होता है, 0 बजता है ना, 12 बजे, तो उसलिए शून्यकाल बोला गया, ठीक है। उसके बाद आता है स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव मतलब तो स्थगित कर दिया वो, ठीक है। प्रश्नकाल कब से होता है? प्रश्नकाल ये शायद सुबह होता है 10 से 11 बजे, मुझे पूरा ढंग से याद नहीं आ रहा कि कितने बजे होता है। फिर शून्यकाल तो 12 बजे का होता है पक्का, ठीक है। और स्थगन प्रस्ताव यानी कि स्थगित किया जाता है किसी को, मतलब कोई भी बिल हो गया तो उसको अगर स्थगित करना है तो। कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति, क्या, कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति, यानी कि बहस होगी, चर्चा होगी, फिर कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति होती है, यानी वोटिंग की जाती है उसके ऊपर, ठीक है। फिर वित्तीय नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। फिर अविश्वास प्रस्ताव, अच्छा ये बोला कि कैसे कैसे संसद के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। तो पहले कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, ठीक है, कानून को स्वीकार करके या अस्वीकार करके भी क्या है, संसद के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। बहस के द्वारा भी संसद के ऊपर नियंत्रण किया जाता है, यानी कि जो मंत्रीगण होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न मौखिक होते हैं, कुछ प्रश्न लिखित होते हैं, ठीक है। मौखिक और लिखित प्रश्न के माध्यम से उनको क्या होता है, उनको मतलब उनकी बातों को देखा जाता है, काटा जाता है कि कहाँ पर गलत है, कहाँ सही है, ठीक है। तो जब तुम किसी से व्यक्ति से प्रश्न पूछोगे तो वो क्या होगा, अपनी लिमिट में रहेगा, है नहीं, होता नहीं है। अगर कोई बंदा कोई काम करके आया, हम उससे पूछे भाई किस लिए गया था, तो उसको जवाब देना पड़ेगा, थोड़ा उसके अंदर डर आएगा, क्यों गया था, है ना, क्या हुआ वहाँ पर, है ना, ये तुम्हारा अधिकार नहीं था। तो इससे क्या होगा, उस पर नियंत्रण लग गया, उस पर क्या लग गया, नियंत्रण लग गया, ठीक है। अब था कानूनों की स्वीकृति, क्या, कानूनों की स्वीकृति करके या अस्वीकृति, यानी कानूनों को स्वीकार करके या अस्वीकार करके भी संसद के ऊपर नियंत्रण रखा था। वित्तीय नियंत्रण, क्या, वित्तीय नियंत्रण, यानी कि जब उसको बजट को पास किया था, क्या, जब बजट पास किया था, अगर बजट फेल हो गया ना तो ऐसे में सरकार गिर जाती है, क्या होती है, सरकार, हाँ, अगर बजट, क्योंकि बजट पेश किया था, बजट पास होना जरूरी है, अगर बजट पास नहीं हुआ ना तो समझ लो सरकार गिर जाएगी, फिर दोबारा चुनाव होंगे फिर, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव करके भी संसद पर नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है।